नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट नाम से थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा होगा। स्पॉटलाइट नॉर्मली शो बिजनेस में यूज होता है ये वर्ड, कुछ चीज़ों पर स्पेशल इफेक्ट, स्पेशल एम्फेसाइज देने के लिए, ज़्यादा जोर देने के लिए, ज़्यादा अच्छे से उनको दिखाने के लिए, सबकी अटेंशन में उसको लाने। करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल सीरीज हमारी रहेगी। किसी भी एग्जाम के लिए आज के दिन पे अगर बात करें तो सेंटर से लेकर स्टेट्स तक, बड़े से बड़ा एग्जाम, मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम, और छोटे लेवल के कोई भी एग्जाम, आपके क्लर्क तक लेवल के जो भी एग्जाम है, सारों में करंट अफेयर्स का एक पोर्शन रहेगा जो आपको पेपर में विनिंग मार्जिन या लूजिंग मार्जिन आपका डिसाइड करता है। करंट अफेयर्स के बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक अब बन चुका है। स्पॉटलाइट सीरीज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की, वो इसी को टारगेट करते हुए आगे बढ़ेगी। डेली हम लोग अपना करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करेंगे, जो न्यूज़ में रहेगी। रिसेंट 2-3 दिनों में कोई भी न्यूज़ में अगर चीज़ें होगी उनको इधर डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे, पेपर के ओरिएंटेशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो कोई टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, पहले आपको बस इसका पैटर्न बता देता हूँ, फिर हम आज की अपनी क्लास पे आते हैं। ये सीरीज जो हमारी चलेगी, इसका मीडियम जो होगा वो रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश से मेरा मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि इंग्लिश कहना मैं चाह रहा हूँ इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों मीडियम में ये रहेगी। आपको जो अपनी ये पीडीएफ होगी उसमें इंग्लिश में वर्ड्स दिखेंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। डिस्कशन अपना 1-to-1 हिंदी में रहेगा। की वजह ये है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को कैटर किया जा रहा है। और साथ में एक स्पेशल बात, जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के लिए, स्टैंडर्ड सोर्सेज यानी अच्छे सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने इंग्लिश में अवेलेबल है। इंग्लिश के कुछ अच्छे न्यूज़पेपर हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, कुछ बहुत अच्छी सी इंटरनेशनल लेवल की मैगजीन्स हैं, वो सारे के सारे हमें इंग्लिश में कंटेंट देते हैं। और ज़्यादातर कुछ वर्ड्स जो हैं वो भी इंग्लिश के अंदर कुछ ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में टारगेट। हिंदी वाले क्यों जुड़े? हिंदी वाले इसलिए जुड़े क्योंकि यहाँ पर आपको साथ के साथ पूरा का पूरा ट्रांसलेशन साथ में बताया जाएगा। शॉर्ट नोट्स आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा हिंदी में रहने वाला है। और करंट अफेयर्स हिंदी में या इंग्लिश में मैटर नहीं करता। करंट अफेयर्स आपको बस अपने आसपास की समसामयिकी आपके ध्यान में रहनी चाहिए। जो चीज़ें आपके अराउंड हो रही है उनके बारे में आपको ध्यान चाहिए। इस क्लास के माध्यम से हम लोग उन्हीं चीज़ों को बस गौर से लेकर आ, तो इंग्लिश में ये कोर्स रहेगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी रहेगी डेली। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा सुबह। आज फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा दोपहर के बाद आ रहा है। कल से आपको ये वीडियो आपको दिखेगा मॉर्निंग टाइम में 8:30-9 बजे के आसपास आपको एक वीडियो मिलेगा डेली में। पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। ये पिछले 2 दिन मतलब कि जैसे फर्ज कीजिए आज जैसे कि 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर है, तो 4 अक्टूबर को मैं 2 और 3 अक्टूबर की सुर्खियां जो है उनके ऊपर इधर आज के इस वीडियो में बात करूँ। सिमिलरली 5 अक्टूबर को यानी कल जो वीडियो आपको मिलेगी करंट अफेयर की इस चैनल पे, उसके अंदर बात की जाएगी पीछे की 3 और 4 अक्टूबर की। तो ये साइकिल अपना चलता रहेगा। डेली आपको ये करंट अफेयर मिलेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स होंगे। आपके जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हों, चाहे आप बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान पीएससी यानी आरएएस का एग्जाम होता है, रिसेंटली हुआ था प्री, या एचपीएससी हरियाणा का पीएससी हो, हिमाचल का हो, यूपी का हो, कोई भी स्टेट पीएससी हो, और वहां से लेकर स्टैंडर्ड अपना यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल आपको ये कोर्सेज रहने वाले हैं, ये क्लासेस रहने वाली है। इसके अलावा एक और चीज, सोर्स। सोर्सेज क्या रहेंगे, स्रोत कौन से होंगे जहां से ये करंट अफेयर्स आपके लिए मैं लेके आ। स्रोत में आपको बड़ी ट्रांसपेरेंसी से पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 3 तरह के स्रोत रहेंगे। पहले कुछ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स। इन न्यूज़पेपर्स जो मैं यूज करूंगा ये कौन कौन से रहेंगे वो आपके साथ थोड़ा सा पहले से ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मेनली मैं द हिंदू को टारगेट करूंगा, उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस एक स्टैंडर्ड पेपर रहेगा, और उसके अतिरिक्त कुछ एक वेबसाइट्स हैं जिनसे ये डेटा उठाया जा रहा है, जैसे कि कई बार हम लोग स्क्रॉल, क्विंट, इन सब का स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं कई, उनका डेटा यूज करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको ये और भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस या अदर सारे अखबार जो हैं उन सब से भी इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स होंगे उनसे आपके लिए करंट अफेयर्स इधर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये तो बात हुई न्यूज़पेपर्स की। न्यूज़पेपर्स के अलावा इधर हम लोग फोकस करने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड मैगजीन्स पर। स्टैंडर्ड मैगजीन्स कौन कौन सी रहेगी, जैसे कुछ एक के नाम आपको मैं अभी बता देता हूँ। यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे, योजना, कुरुक्षेत्र, ये बड़ी एक
पॉपुलर मैगजीन्स हैं जीके से रिलेटेड कि जो करंट इश्यूज होते हैं उनके ऊपर बड़ी शानदार तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस करके देते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ एक इंटरनेशनल मैगजीन्स यूज करेंगे जैसे कि नेचर, साइंस, ये सारी की सारी अलग अलग इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं जिनके अंदर रेलेवेंट इश्यूज के ऊपर कुछ अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। उन सबको करंट अफेयर्स की फॉर्म में हम लोग इधर परोसेंगे। तो ये डाउन टू अर्थ हो या नेचर हो या साइंस हो, इस तरह के न्यूज़पेपर्स, ये मैगजीन्स हम लोग यूज करेंगे। उसके अलावा एक गवर्नमेंट सोर्स और है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाती है, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो। पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। डेली एक बुलेटिन आता है जिसमें गवर्नमेंट के जो खुद के इनिशिएटिव्स होंगे उनके बारे में चर्चा होती है। गवर्नमेंट का एक माउथ पीस है एक तरह से। तो गवर्नमेंट की तरफ से पीआईबी, एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो। इसके अतिरिक्त जो अलग अलग मैगजीन्स गवर्नमेंट निकालती है, संसद टीवी, जो पहले लोकसभा टीवी, आरएस टीवी, राज्यसभा टीवी हुआ करते थे, उनको मर्ज करके संसद टीवी बना दिया गया, वो हमारे लिए सोर्स का काम करेंगे। कुल मिला के ये मोटा मोटी अपने सोर्सेज रहेंगे। इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड सोर्सेज मैंने आपको बताया। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आएगी, उनको भी चर्चा में लेंगे जब जो भी चीज़ न्यूज़ में होगी उसको करंट में हम डिस्कस करेंगे। नाम ये जो दिया गया है स्पॉटलाइट करंट अफेयर सीरीज, सिर्फ करंट अफेयर नहीं रहेंगे, करंट के अंदर कुछ टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक टॉपिक भी होगा तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। आज आपको दिखने को मिलेगा भी ऐसे एग्जाम। उसके अलावा ये तो बात होगी जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? आप जो लोग इस वीडियो को, इस पूरे के पूरी सीरीज को डिसिप्लिन के साथ देखने वाले हैं, आपसे एक आग्रह शुरू से रहेगा कि अपनी एक सेपरेट नोटबुक जो है वो मेंटेन करें करंट अफेयर्स के लिए। अपनी इस नोटबुक के अंदर आप पॉइंट फॉर्म में ये नोट्स बनाएंगे। मान लीजिए आज मैंने 5 टॉपिक आपको कराए, तो इस पहले पेज के ऊपर ही अपने नोटबुक के अंदर आपको ऊपर डेट डालनी होगी 4 अक्टूबर, उसके अंदर चारों पांचों पॉइंट्स और उनके सब पॉइंट्स जो भी इधर चर्चा की जाए वो आप लिखेंगे। फिर बाद में आपको ये जो लेक्चर खत्म होगा उसकी पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगी। टेलीग्राम चैनल पे मिली हुई पीडीएफ की डेट के साथ, नाम में डेट होगी उसकी, तो अपने फ़ोन में सेव रखिएगा। आप अपने नोट से रिवीजन करते रहिएगा। पॉइंट फॉर्म में जो नोट्स होंगे, अगर कोई चीज़ फंसे, अटके, तो डिटेल उसकी एनालिसिस इसमें आपको पीडीएफ में मिल जाया करेगी, वो उधर आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो ये हमारी कुल मिला के कोई इस शुरुआत करने से पहले, स्पॉटलाइट की जो शुरुआत आज हम करने की शुरुआत से पहले के कुछ एक निर्देश, कुछ मेरी तरफ से क्या मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो सारी बातें हमने की। अब बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं सीधा आगे आज के पहले टॉपिक पर। फिश मिंट रिसेंटली न्यूज़ में था, ये जो एक मैगजीन मैंने बताई थी डाउन टू अर्थ, एक स्टैंडर्ड मैगजीन है, उसके अंदर इसके ऊपर चर्चा हुई है, न्यूज़ में है, तो एग्जाम्स का फेवरेट हो जाता है। क्या है ये फिश मिंट? नाम से स्पष्ट हो रहा है, फिश यानी मछली, मिंट एक तरह का हर्ब है, एक पौधा, छोटा जड़ी बूटी टाइप। मिंट पुदीनों को बोल देते हैं नॉर्मली हम लोग। तो यहाँ पे फिश मिंट क्या है? फिश मिंट इस तरह का एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट का मतलब कि जो दवाइयों के रूप में उपयोग हो सके। इसका उपयोग पढ़ेंगे हम, पहले इसके साइंटिफिक नेम पे चर्चा करते हैं। ये हुतियाना कॉर्टाइडेटा, कॉर्डेटा जो नाम है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंटिफिक नेम आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, इतना डेप्थ में आपको नहीं पूछा जाता। लेकिन इस फिश मिंट के जो कैरेक्टर्स है, जो खुद की विशेषताएं हैं, वो याद रखोगे। जैसे कि इसकी पत्तियां जो है ये हार्ट शेप्ड है, हार्ट शेप पत्तियां प्लस वाइट फ्लावर्स, वाइट इसके फूल है। ये आपको दो विशेषताएं याद रखनी है कि हार्ट शेप्ड पत्तियां और फ्लावर जो है वो वाइट कलर्ड रहेंगे, वाइट फ्लावर्स एंड ब्रॉड हार्ट शेप लीव्स। इसकी जो स्मेल, गंध और जो टेस्ट यानी स्वाद, गंध और स्वाद इस तरह का है, फिश लाइक, मछली के जैसा। नोट्स में ये पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाते रहिएगा। साथ में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स में इस चीज को पॉइंट फॉर्म में नोट करते रहिए। साइंटिफिक नेम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। पहला अपना एक पॉइंट यही लिखिएगा कि पत्तियां इसकी हार्ट शेप्ड रहेगी, दिल की शेप में, और जो फूल हैं वो व्हाइट कलर्ड रहते हैं। दूसरा पॉइंट, स्वाद और गंध में मछली के जैसे ये प्लांट रहता है। इसके अलावा मेडिसिनल, दवाइयों में, औषधियों में औषधात्मक यूज इसका होता है। तो
हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं जो इसके बारे में बात करते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे इंडिया के अंदर अपने आयुर्वेद और सिद्ध जो अपने ग्रंथ रहे हैं उनके अंदर इसकी बात होती है। आयुर्वेद अपना प्राचीन मेडिसिनल सिस्टम है और सिद्ध भी एक अपना ही भारत का ही एक ओरिजिनल सिस्टम है। आयुर्वेदा और सिद्धा के अंदर इनकी बातें की जाती है, नोट करेंगे आप। आयुर्वेद और सिद्ध के अंदर इसकी चर्चा है। इसके अलावा चाइनीज और जापानीज मेडिसिन ट्रेडिशनल सिस्टम में भी इसकी चर्चा है। कुल मिला के भारत के आयुर्वेद और सिद्धा, उसके अलावा चीन और जापान, इनके जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स है उनके अंदर इस प्लांट की चर्चा। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए। प्लांट के खुद के कुछ विशेषताएं बताई। पत्तियां हार्ट शेप्ड, जो इसके फूल हैं वो आपके व्हाइट कलर के दिखे। मेडिसिनल औषधात्मक यूज होगा, नोट करते रहेंगे पॉइंट फॉर्म में। उसके अलावा भारत में अपने आयुर्वेद और सिद्धा में इसकी जानकारी मिलती है। उसके अतिरिक्त चीन और जापान के अंदर भी इनके एंशिएंट टेक्स्ट, जो प्राचीन इनके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, उनके अंदर इस प्लांट के बारे में चर्चा की। आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स के अंदर ये चारों पॉइंट चेक करिए, अगर है तो ठीक। आगे बढ़िए। भारत में इस प्लांट को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जामार्दो। अपने साथ नोट करते जाइएगा मेरे साथ प्लीज। ये जामार्दो नाम से इसको जाना जाता है। कहां पर? मेघालय में। तो मेघालय में इस फिश मिंट को जामार्दो के नाम से जाना जाता है। उसके अतिरिक्त मणिपुर में इसी प्लांट को, अपनी फिश मिंट को जाना जाता है टॉकिंग हॉक के नाम से। टॉकिंग हॉक के नाम से इसको मणिपुर में जाना जाता है। तीसरा मैंने बताया है आपको असम के अंदर इसी प्लांट को मसुंदरी नाम से जाना जाता है। याद रखने आपको क्या इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, मैं आपको पिछले पेज पे बता चुका हूँ। बस ये लोकल डायलेक्ट्स में जो नाम मिलते हैं अपने को अपने देश भारत में, वो आपको याद रखने। फिश मिंट का सबसे इंपॉर्टेंट मसूदुरी आप याद रखोगे। मसुंदरी स्पेशली नाम याद रखोगे। असम में बोला जाता है जामार्दो, इसको बोला जाता है मेघालय में। और उसके अलावा टॉकिंग हॉक इसको बोला जाता है कहां पर? मणिपुर में। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ है मेडिसिन में, मेडिसिन या फिजियोलॉजी का जो कैटेगरी है नोबेल प्राइज का, तो ये प्राइज रिसेंटली अनाउंस किया गया। इसको मिला, ये नाम याद रखोगे पहली बात तो, कैटलिन कैरिको और वीजमैन। आपको याद रखना है अपने नोट्स में पॉइंट फॉर्म में। बस एक लाइन लिखिएगा, हेडिंग अपनी रहेगी नोबेल प्राइज, बीच में मेडिसिन लिख लीजिएगा। नोबेल प्राइज ब्रैकेट में मेडिसिन 2023 इसको मिला है। आपको नाम याद रखने बस ये दो, कैरिको और वीजमैन। तो अपने नोट्स में पॉइंट फॉर्म में नोट करते रहिएगा, कैरिको और वीजमैन। इन दो वैज्ञानिकों को यह अवार्ड मिला है मेडिसिन के अंदर, दवाइयों में। क्यों मिला है? वजह यह है क्योंकि इन्होंने डेवलप किया mRNA वैक्सीन के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। कहानी पूरी बताता हूं, समझ में आएगी। ये mRNA क्या है बताता हूं। पहले आप इसका बस जो मेनली नोबेल कमेटी ने जो एक इनका कारण दिया है वो आप एक बार के लिए पढ़ के देखिए। फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस दैट एनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कोविड-19 आया, पूरी दुनिया में मारामारी मची हुई थी वैक्सीन के लिए। इफेक्टिव mRNA वैक्सीन बनाई गई थी, मैसेंजर आरएनए वाली। फाइजर ने बनाई थी, जैसे इसमें से एक एग्जांपल है, प्राइवेट कंपनी फाइजर द्वारा बनाई गई। भारत उस समय पे लीड कर रहा था दुनिया में वैक्सीन एफर्ट्स, और इन वैक्सीन एफर्ट्स को जब इंडिया लीड कर रहा था उस समय वैक्सीन ऐसा नहीं था कि एकदम से रातों रात बन, टाइम लग रहा था, थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए। डीएनए, आरएनए, ये सारे शब्द आप साइंस एंड टेक में पढ़ते हो, बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हो। आज मैं उन सब पे डिटेल में उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। हम लोगों को जो जितनी करंट अफेयर के माध्यम से जरूरत है उतनी बात। डीएनए आपका अनुवांशिक कोड स्टोर रखता है, अनुवांशिक डेटा, एक डेटा इंसान का डीएनए में स्टोर है। इसको मैसेंजर आरएनए नाम से स्पष्ट है, mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, तो इस डेटा को उठाएगा, इस अनुवांशिक डेटा को, और उससे प्रोटीन निर्माण में सहायता करेगा। वैक्सीन बनाने के लिए यह जरूरी था कि इस mRNA को लैब के अंदर अच्छे से बनाया जा सके, इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर लैब में से इसको एग्जीक्यूट किया जा सके, उससे प्रोटीन बनाया जा सके।
वो काम अभी तक हो नहीं पा रहा था। 1980 में वैज्ञानिकों ने हालांकि सफलता हासिल कर ली थी ये करने में, लेकिन वो जो एमआरएनए बना रहे थे, प्रोटीन बना रहे थे, वो स्टेबल नहीं था। स्टेबल नहीं होने का मतलब है कि वो ज़्यादा समय टिक नहीं। और ये जो दो वैज्ञानिक हैं, कैटलिन कैरिको एंड ये जो ड्रू वीजमैन, इन दोनों ने यहाँ पर अपना योगदान ये दिया कि इन्होंने उस एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की जो क्रिया है उसको स्टेबिलिटी प्रदान। इन्होंने ये न्यूक्लियोसाइड की मॉडिफिकेशन की और उसके बाद डेवलपमेंट, इफेक्टिव डेवलपमेंट वैक्सीन का इन्होंने सुनिश्चित कर दिया। इस तरह से मानवता के लिए इनके योगदान को नोबेल कमेटी ने नवाजा है, इनको नोबेल प्राइज दिया है। नोबेल प्राइज के लिए इनका नाम अनाउंस हुआ है, प्राइज अभी मिला नहीं है, दिसंबर में मिलता है। ये कहानी है अपनी फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2023 की कैरिको और वीजमैन को मिला है। आपको याद क्या रखना है, कैरिको और वीजमैन को मिला, पॉइंट फॉर्म में आप अपने नोट्स में अपडेट करते रहिएगा। आज चूंकि करंट अफेयर्स की अपनी पहली क्लास है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे से आपको ये सारी चीज़ें बताता है। आगे से यही रहेगा कि मैं पॉइंट फॉर्म में ये हिंदी में नोट कर रहा हूँ, अपने नोट्स के अंदर पॉइंट फॉर्म में नोट करते जाइएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। कैरिको और वीजमैन को अवार्ड मिला है 2023 का, किसमें, मेडिसिन में, मेडिसिन नोबेल 2023, मेडिसिन नोबेल 2023। इसलिए मिला है, वजह यह है एमआरएनए वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन के निर्माण में योगदान के लिए। सिंपल वर्ड में लिख लेंगे आप, 2 पॉइंट में आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझाई है। एमआरएनए वैक्सीन्स बनाई गई इनके समय, इन्होंने, इनके योगदान से बनी है, तो इस वजह से इनको आज ये अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड अनाउंस हुआ है अभी पिछले। ये अपना फिजियोलॉजी का, मेडिसिन का। एक बात और मैंने शुरू में, लेक्चर के शुरुआत में आपको बोली थी, ये क्लास सिर्फ करंट नहीं रहने वाली, करंट के टॉपिक्स प्लस उनके साथ जुड़ा हुआ स्टैटिक टॉपिक। स्टैटिक टॉपिक मतलब जिसमें कुछ बदलाव नहीं। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक क्या था, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में किसको ये नोबेल मिला। साथ छुपा हुआ एक टॉपिक है नोबेल। क्या है नोबेल, कैसे मिलता है, कि कौन देता है, कौन सी कैटेगरीज में मिलता है, क्या क्या मिलता है, सारी चीज़ें भी आज ही हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स इस तरह से हम होलिस्टिकली कवर करेंगे कि कोई नाम इधर आया है तो उसके साथ जुड़े हुए और जो स्टैटिक टॉपिक है कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में 5-7 मिनट में साथ में ही कवर हो जाए। तो नोबेल क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। पिछला नोट्स आपने ले लिए होंगे, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, नोबेल प्राइज इन 2023। इसके अलावा अब नोबेल प्राइज की थोड़ी सी बात करते हैं। क्या है नाम में जो ये नोबेल है, ये आया है एल्फ्रेड नोबेल से। एल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश थे, स्वीडन, ब्रैकेट में लिख लेना, एल्फ्रेड नोबेल, ब्रैकेट में स्वीडिश। इन्होंने अपनी विल में, इन्होंने अपनी विल के अंदर इसकी बात की थी कि मेरी सारी संपत्ति को इस प्राइज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट। कौन थे एल्फ्रेड नोबेल, इन्वेंटर थे, खोजकर्ता थे, एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे, वैज्ञानिक थे, रिसर्चर थे, सब था याद। राजा बाबू था एक तरह का, जैसे मीम कल्चर के अंदर आजकल दिखते हैं अपने को ऐसे मीम्स, तो राजा बाबू हर जगह पे हर काम कर ले। इधर अपने ये एल्फ्रेड नोबेल थे, ये मल्टीपल स्ट्रीम्स में थे, बिजनेसमैन थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन खूब था। जाने से पहले, मरने से पहले अपनी विल जो लिख के गए, विल के अंदर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरी संपत्ति जो है उसको दुनिया के अंदर महानतम काम करने वाले लोगों में बांटा जाए। जाएंगे। एक खास बात यह है कि इनका एक योगदान था डायनामाइट। डायनामाइट का पेटेंट इनके नाम पे था, डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। आपने पहली लाइन लिख ली होगी, एल्फ्रेड नोबेल ब्रैकेट में स्वीडिश के नाम पर चालू किए गए। अगली लाइन में एक नोट कर लिएगा, डायनामाइट के आविष्कार के लिए, डायनामाइट के आविष्कार के लिए एल्फ्रेड नोबेल को जाना जाता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो तो डायरेक्टली अपना पॉइंट फॉर्म में नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो बात की है कि एल्फ्रेड नोबेल, इन द नेम ऑफ एल्फ्रेड नोबेल एंड कॉमा, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। तरह से पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाते रहिएगा, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, आप वहां से उठा लोगे। डायनामाइट के आविष्कार के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने अपनी विल के अंदर जो अंतिम वर्ड लिखे थे वो ये थे कि ये अवार्ड किसे मिलना चाहिए, those who during the preceding year shall have conferred the greatest benefit to humankind।
मानवता के लिए पिछले साल में जिसने सबसे शानदार योगदान दिया हो, इसके लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू यू, मानवता के फायदे के लिए। ऐसा फायदा ये पीछे आपको दिखा, अभी जो आज एग्जांपल हमने लिया है मेडिसिन का, जो ये नोबेल मिला है कोविड-19 के दौरान, जब पूरी दुनिया जूझ रही थी कोविड वैक्सीन के लिए, समय पे इन्होंने, इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से ऐसी वैक्सीन का निर्माण करने में अपनी पूरी क्षमता दी, उसके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। मानवता की भलाई के लिए किया गया, अवार्ड भी मिला। तो ये अल्फ्रेड नोबेल जहाँ भी कहीं है वहाँ से देख रहे होंगे कि हाँ ठीक है, जिस लिए ये प्राइज बनाया गया था उस चीज़ को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट प्राइज जो था ये 1901 में मिला, पहली बार 1901 में मिला। 1901 में पहली बार नोबेल दिया गया। तो 1901 में पहली बार, नोट करते रहिएगा अपने साथ, पॉइंट फॉर्म में ये नोट्स आप बनाएंगे। 1901 में पहली बार नोबेल दिया गया, तो ये अगला अपना पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और बात आगे लिखी है कि 1901 में पहली बार नोबेल मिला तो सही, और उसके बाद से ये एक ट्रेडिशन है कि हर साल मिलेगा नोबेल, हर साल नोबेल प्राइज अनाउंस होते हैं। सही नहीं, सही इस तरह से नहीं कि अगर आपको स्टेटमेंट की तरह दे दिया जाए कि 1901 में शुरुआत हुई, बिल्कुल सही बात। अगला स्टेटमेंट ये दे दिया जाए कि 1901 से लेकर आज तक 2023 तक हर साल ये नोबेल मिला है, नहीं, ये गलत, हर साल नहीं मिला। बीच में बहुत से ऐसे वाकये आए कि जब नोबेल प्राइज नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जैसे कि वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया 1914 से लेकर 1918 तक के वर्ल्ड वॉर के दौरान नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया 1939 से लेकर 1945 तक, उस समय पे भी ये कंटिन्यू नहीं हुई। तो अपने पॉइंट फॉर्म में अपने नोट्स के अंदर अपडेट करते रहिएगा कि हर साल दिए जाते हैं, हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। नोट करके ब्रैकेट में इसमें लिख लीजिएगा, लेकिन विश्व युद्ध के समय नहीं दिए गए। विश्व युद्ध के समय नहीं दिए गए, विश्व युद्ध के समय नहीं दिए गए। ये चीज आप नोट करते रहिएगा, अपने पॉइंट फॉर्म में अपने नोट्स में रखेंगे। आप जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ पूरा का पूरा ये हिंदी में परफॉर्मा अपना नोट रखेंगे। वर्ल्ड वॉर में नहीं मिले और रेगुलरली मिला करते थे। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए लास्ट में लिखी है मैंने, नोबेल डे 10 दिसंबर को हर साल नोबेल डे मनाया जाता है। ये वो दिन था जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई। इनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ही हर साल ये नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अनाउंस पहले ही कर दिए जाते हैं, जैसे कि अभी मेडिसिन का अभी अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन ये अवार्ड मिला नहीं है इनको। अभी मिलेगा कब? मिलेगा इनको 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर नोबेल डे के रूप में मनाया जाता है, वो आप नोट करोगे। अगला अपना पॉइंट नोट कर लो, नोबेल दिवस कौन सा कहा जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर का जो दिन है उसको नोबेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया। कहानी आपको समझ में आई होगी। पॉइंट फॉर्म में हमने एक एक करके सारे के सारे नोबेल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो हमने आज बात की है। इसके अलावा कुछ एक और फैक्ट्स हैं नोबेल से रिलेटेड, उनके ऊपर और बात करेंगे। कैटेगरीज कौन कौन सी है? नोबेल प्राइज जो है इसकी ओरिजिनल ये जो 5 कैटेगरीज है जो अल्फ्रेड नोबेल अपनी विल के अंदर लिख के गए थे, वो 5 कैटेगरीज ये है। तो अपने नोट्स के अंदर नोट करिएगा, ये ओरिजिनली 5 कैटेगरीज। मुख्य रूप से जो ये शुरुआत में 5 कैटेगरीज थी, कौन कौन सी ये 5 कैटेगरीज थी आपको दिख रही है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, हिंदी वाले स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं, और बाकी इतनी ज्यादा कुछ टफ नहीं है। फिजिक्स भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं। भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, आपको फिजियोलॉजी या मेडिसिन, औषधि विज्ञान, लिटरेचर और पीस, साहित्य और शांति पुरस्कार। ये 5 कैटेगरीज अल्फ्रेड नोबेल अपनी विल के अंदर लिख के गए थे कि इन 5 कैटेगरीज में ये नोबेल प्राइज दिया जाए। कौन कौन सी कैटेगरीज है याद रखिएगा, PCM LP, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ये 5 ओरिजिनल थी, प्लस एक एक्स्ट्रा बाद में जोड़ी गई स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा। ये एक जो बाद में जोड़ी गई 1968 में, 1901 से लेकर के 1967 तक, तब तक जो प्राइज मिलते थे सिर्फ इन 5 कैटेगरीज में मिलते थे। बाद में एक एक्स्ट्रा जोड़ी गई 1968 में, जो कौन सी थी आपको दिखेगा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल 1968 से दिया जाने लगा।
स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने ये ऐड किया, अल्फ्रेड नोबेल की ही स्मृति के अंदर इसको ऐड किया गया। कुल मिला के अभी आज की तारीख में नोबेल मिलता है 6 कैटेगरीज। कौन सी ये 6 कैटेगरीज हैं? मेरे पीछे आपको नाम दिख रहे हैं। फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है, उसके अलावा लिटरेचर और एक पीस। ये 5 कैटेगरीज ओरिजिनली थी। एक कैटेगरी जो बाद में स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा चालू की गई वो थी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का नोबेल और मिलने। ये कुल मिला के कहानी है नोबेल की कैटेगरीज की। नोट्स के अंदर अपने रखिएगा ये कि मूल रूप से 5 श्रेणियों में दिया जाता था। मूल रूप से 5 श्रेणियों में दिया जाता था। इन 5 श्रेणियों के नाम आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। एक कैटेगरी, एक श्रेणी बाद में जोड़ी गई, कौन सी? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। किसने जोड़ी? स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने। स्वीडिश सेंट्रल बैंक जो है, स्वीडन सेंट्रल बैंक, इसका नाम लोकल वर्जन, लोकल डायलेक्ट में इसका नाम आपको दिया गया है। वो प्रोनाउंसिएशन कुछ खराब सी होगी, स्वीडिश रिक्स बैंक, जो शायद नहीं प्रोनाउंस कर रहा सही से, आप भी मत तकलीफ कीजिएगा। स्वीडिश सेंट्रल बैंक बोलिए, यहाँ का इनका सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई, वैसे इनका ये सेंट्रल बैंक है, उसने ये अनाउंस किया था। फैक्ट्स आपको याद क्या रखने? 1901 में शुरुआत हो चुकी थी, 1968 में आकर इसका एक और कैटेगरी जो था इस अवार्ड की वो ऐड कर दी गई, इकोनॉमिक्स। कुछ एक और फैक्ट्स हैं। नोबेल प्राइज में मिलता क्या है? ये सबको एक बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि ये नोबेल प्राइज बड़ा हवा बना के रखते हैं। मिलता क्या है? कैश प्राइज भी होता है, सर्टिफिकेट भी होता है, इसके अलावा एक मेडल भी होता है। मेनली ये है एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट की तरह मिलता है नोबेल प्राइज के रूप में। नोबेल प्राइज का एक मेडल मिलता है और एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके अंदर डिटेल्स होती है कि नोबेल की प्राइज की अमाउंट क्या है, पैसा कितना मिलेगा। गेम लास्ट में पैसे का ही है, पैसा कितना मिलेगा ये इस डॉक्यूमेंट में रहता है। हर साल ये चीज चेंज होती रहती है, पैसे की जो अमाउंट है वो चेंज इस तरह से हो जाती है क्योंकि एक्सचेंज रेट बदलती रहती है। स्वीडिश कोरोना उनकी करेंसी है, कोरोन या इस तरह का नाम है कुछ उनकी करेंसी का। उस करेंसी को बाद में एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करके देखें तो अलग अलग देशों में अलग अलग मिलता रहता है। उस चीज की फालतू की वो कैलकुलेशन यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको इतना ज्यादा वो बस आपके कुछ दिमाग के कीड़े दौड़ते हैं कि मिलता क्या है इस नोबेल में, तो बता दिया, बाकी कितनी अमाउंट मिलती है कहीं कोई नहीं पूछता। प्राइज कैन बी शेयर्ड बाय अप टू 3 इंडिविजुअल्स। नोबेल प्राइज में एक कैटेगरी में कोई एक श्रेणी अगर आप उठाएंगे, एक श्रेणी में अधिकतम 3 लोगों को एक साल के अंदर मिल सकता है। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने मेडिसिन का बताया तो 2 लोगों को मिला है, मेडिसिन वाला कैरिको और वीजमैन, मैंने 2 नाम बताए, इन दोनों को मिला। पीछे ऐसा भी हुआ है कि 3 लोगों को मिला, 3 से ज्यादा कभी भी एक श्रेणी में नहीं मिलेगा। वो आप नोट करके अपने नोट्स में पॉइंट फॉर्म में ये ऐड करिएगा। अपने नोबेल के अंदर ही एक पॉइंट नोट कर लीजिए, एक श्रेणी में अधिकतम, एक श्रेणी में अधिकतम 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिलता है एक साल में। एक साल के नोबेल प्राइजेस जब अनाउंस होंगे तो एक श्रेणी में कोई एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोगों को अवार्ड होगा। एक अपवाद है कि जो पीस की कैटेगरी है, नोबेल पीस प्राइज है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, संस्था के अंदर 1 2 3 5 50 कितने भी मेंबर हो सकते हैं, संस्था के रूप में भी पीस प्राइज दिया जा सकता है। तो ये चीज याद रखोगे कि एक श्रेणी में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल सकता है एक साल में। एक नोट लगा के इसमें रख लेना कि नोबेल शांति पुरस्कार जो है, नोबेल शांति पुरस्कार, इस शांति पुरस्कार एक साल में एक श्रेणी को दिया जा सकता, एक जो माफ कीजिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये संस्था को दिया जा सकता है, एक संस्था को दिया जा सकता है। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, साथ में डिक्टेट कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और चीज है कि ये अवार्ड कभी भी पोस्ट्यूमसली नहीं मिलता, मृत्योपरांत नहीं मिलता। बहुत से ऐसे अवार्ड होते हैं भारत में, अपने बहुत से सैन्य मेडल्स होते हैं मृत्योपरांत मिलते हैं, मरने के बाद मिलते हैं। नोबेल प्राइज कभी भी मृत्योपरांत यानी मृत्यु के बाद नहीं। महात्मा गांधी का एक एग्जाम्पल आप याद रखोगे, दुनिया के अंदर सबसे बड़े जो नाम हुए जिन्होंने मानवता के लिए बहुत कुछ किया,
नेल्सन मंडेला अफ्रीका में लड़ाई लड़ी, उसके अलावा अमेरिका के अंदर ब्लैक्स की लड़ाई करने वाले, बराक ओबामा की बात कर लो, चाहे कहीं भी किसी भी स्तर पर आप देखोगे तो गांधी के बहुत से फैन आपको मिल जाएंगे, जिनको हम पीस एम्बेसडर्स बोलते हैं। बहुतों को नोबेल मिल भी चुका, गांधी को नहीं मिला। गांधी हालांकि 1948 में मृत्यु हुई, उस मृत्यु से पहले भी कई बार नॉमिनेट तो हो चुके थे, लेकिन ये अवार्ड उनको नहीं मिला। खैर, अवार्ड नहीं मिला तो नहीं मिला, किसका लॉस है। हर्षा भोगले का एक वाक्य याद आता है। हर्षा भोगले कमेंट्री कर रहे थे, इंग्लैंड में मैच हो रहा था लॉर्ड्स में, और नासिर हुसैन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान उनके साथ कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कमेंट किया कि सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट बैट्समैन होंगे, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पे अभी भी ऑनर्स बोर्ड पे इनका नाम नहीं। लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे नाम उनका होता है कि जो उस लॉर्ड्स के मैदान में या तो शतक मारेंगे या 5 विकेट ले लेंगे, सचिन का नाम नहीं। नासिर हुसैन की इस बात का जवाब हर्षा भोगले ने ये दिया कि ये किसका नुकसान है अगर सचिन का नाम नहीं है, तो ये तो लॉर्ड्स के गौरव में कमी आई ना, सचिन का नुकसान थोड़ी है। सचिन का स्टैचर बहुत बड़ा है उससे, सेम गांधी का है। गांधी को नोबेल नहीं मिलना तो ये नोबेल प्राइज के लिए शर्म की बात है ना, गांधी के लिए नहीं। गांधी को इससे भी बहुत ज्यादा बड़े तमगे, और सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट रियल लाइफ फिलॉसफी थी गांधी की, आज भी पूरी तरह से प्रचलित है। गांधी आपको आलोचना का अधिकार देते। गांधी, अभी गांधी जयंती गई है तो बहुत सा लिटरेचर आसपास अवेलेबल होगा, पढ़िएगा जरूर। यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं, तो ऐसा याद रखिएगा। वैसे गांधी को नहीं मिला है ये कभी, कई बार ऑप्शंस में काम आ जाता है। यहाँ पे आप याद रखोगे ये बात कि पोस्टह्यूमसली यानी मृत्योपरांत ये नहीं मिलता है। लेकिन एक इसमें फैक्ट याद रखिएगा, अगर किसी का नाम अनाउंस कर दिया जा चुका है, इस इंसान को मान लीजिए अगस्त या सितंबर में अनाउंस कर दिया कि इसको नोबेल मिलेगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसको वो नोबेल दे दिया जाएगा कि उसके किसी नॉमिनी को, उसके बिहाफ पर किसी और को वो अवार्ड दे दिया जाएगा। तो उसके फैमिली मेंबर्स आके कलेक्ट कर लेते हैं। तो अनाउंस हो गया है एक बार, तब उसको देना पड़ेगा, चाहे मृत्यु हो जाए बंदे की, लेकिन अनाउंस करते टाइम व्यक्ति को जीवित होना जरूरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और पॉइंट लिखा गया है लास्ट में, नोबेल मेडल को रिवोक नहीं किया जा सकता। रिवोक नहीं किया जा सकता मतलब नोबेल प्राइज एक बार अनाउंस कर दिया, अगर किसी एक को मिल गया तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में वापस ले ले। अवार्ड वापसी इधर नहीं चलती, अवार्ड वापसी नहीं चलती, तो नोबेल अवार्ड को आप वापस नहीं दे सकते, या जो कमेटी है वो वापस ऐसा नहीं कह सकती कि इनको नोबेल मिला था लेकिन अब, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, उन्होंने क्या बॉम्बिंग्स नहीं की? बॉम्बिंग्स की है। एक तरफ आप शांति पुरस्कार लेते हो, दूसरी तरफ आप बम गिराते हो। देश का राष्ट्रपति होने के नाते आप बम गिरा कर कैसे शांति है, पॉलिटिक्स है। पर याद रखिएगा, बम गिराने के बावजूद उनका नोबेल कैंसिल नहीं किया जा सकता। नोबेल प्राइज एक बार किसी को मिल गया तो उसको रिवोक नहीं कर सकते आप, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो नोबेल के बारे में बात की हमने, पॉइंट फॉर्म में आप लिखते जा रहे थे। आई होप सारे के सारे। शांति पुरस्कार एक संस्था को मिलता है, एक श्रेणी में अधिकतम 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। पीस प्राइज एक संस्था को दिया जाता है, संस्था को भी मिल सकता है। उसके अलावा एक पॉइंट नीचे हमने बात की कि मृत्योपरांत नहीं मिलता, तो लिख लीजिएगा ये चीज अपने नोट्स के अंदर पॉइंट फॉर्म में, मृत्योपरांत नोबेल नहीं मिलेगा, मृत्योपरांत नोबेल नहीं मिलता, मृत्योपरांत नोबेल नहीं मिलता। एक पॉइंट फॉर्म लास्ट में एक और लिखिएगा कि नोबेल को वापस नहीं ले सकते, तो नोबेल प्राइज अगर एक बार आपको मिल गया तो वापस नहीं लिया जा सकता। पॉइंट फॉर्म में इसी तरह से नोट्स बनाते रहिएगा। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, पर अपने खुद के लिखे हुए नोट्स आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। बार बार पीडीएफ के लिए मत माथा करिएगा कि अपने नोट्स के अंदर पीडीएफ फोन के अंदर अपने वापस आगे पीछे कर, अपने नोट्स को अपना मुख्य एक याद बनाइए, उन्हीं को इतने अच्छे से अपडेट करिए कि आगे की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ये पॉइंट्स आप कुछ याद रखोगे। एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, कुछ एक फैक्ट्स और है नोबेल से रिलेटेड। यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल प्राइज विनर पीस कैटेगरी में शांति पुरस्कार नोबेल का जो था 2014 में मलाला यूसुफजई को मिला। 17 साल थी महज इनकी उम्र। तो अपने पॉइंट फॉर्म के अंदर नोट करते रहिएगा। एक पॉइंट नोट करिए, सबसे युवा नोबेल विजेता कौन है? 17 साल की मलाला यूसुफजई, 17 साल की मलाला यूसुफजई। 2014 में इनको
नोबेल पीस प्राइज मिला था, इसलिए मिला था मलाला को, अगर आपको याद होगा तो उस टाइम बड़ा न्यूज में था। उसी साल भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। मलाला को मिला था क्योंकि मलाला महिला शिक्षा की वकालत, क्या बड़ी बात है, महिला शिक्षा की वकालत कर रही थी, लेकिन ऐसी जगह पर कर रही थी जहां पर महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर गोली मार दिया जाए। तालिबान के अगेंस्ट मलाला शांति की गुहार कर रही थी, लड़कियों की पढ़ाई के लिए अपनी तरफ से पूरी जान लगा के बैठी थी, और मलाला के सिर में गोली मार दी गई थी तालिबानियों द्वारा। इसके चलते मलाला रिकवर तो कर दी गई, जनता पूरी उनकी फैन हो चुकी थी, पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। ये लड़की 17 साल की ये लड़की छोटी बच्चियों की शिक्षा के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी। इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2014 में, याद रखिएगा। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली यंगेस्ट अगर व्यक्ति कोई है तो वो मलाला यूसुफजई, 2014 का नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला था। इसके अलावा सबसे वृद्ध व्यक्ति जिन्हें ये नोबेल मिला है वो है जॉन बी गुडिनफ। तो नाम याद रखिएगा नोट्स के अंदर, एक पॉइंट फॉर्म में एक और लाइन लिख लीजिए। सबसे वृद्ध नोबेल विजेता, ओल्डेस्ट टू गेट द नोबेल प्राइज कौन है? वो है आपके गुडिनफ। गुडिनफ का नाम याद रखिएगा। गुडिनफ को ये अवार्ड मिला था अभी 2019 में। इसलिए मिला था, वैसे 97 की एज में मिला है, वो याद रखिएगा, साथ में नोट कर लीजिएगा कि 97 साल के जॉन गुडिनफ को ये अवार्ड मिला। इनको मिला था केमिस्ट्री, लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर इन्होंने शानदार काम किया, उनके काम को नोबेल कमेटी ने सराहा, नोबेल अवार्ड इनको मिला 97 की उम्र। अभी तक के सबसे वृद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता है जॉन बी गुडिनफ। अगला इसके बाद मैरी क्यूरी का एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये ओनली विमेन हु हैज गॉट द नोबेल प्राइज ट्वाइस, 2 बार जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ऐसी अकेली महिला है। ये फैक्ट क्लियर याद रखिएगा, पूरा फैक्ट याद रखना है, सिर्फ अकेली महिला है वो। टोटल 4 लोग थे जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन उन 4 में 3 पुरुष और एक अकेली महिला मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी। इनको 2 बार मिला ये प्राइज, एक बार 1903 में फिजिक्स में और एक बार 1911। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 2 बार नोबेल जीतने वाली, 2 बार नोबेल जीतने वाली अकेली महिला का नाम याद रखिएगा, मैडम क्यूरी। जैसा कि मैं पहले ही बता ही चुका हूं आपको, मैडम क्यूरी को फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों सब्जेक्ट्स में नोबेल, दोनों इन कैटेगरीज में नोबेल मिल चुका है, एक बार 1903 में, एक बार 1911। और वो ऐसी अकेली महिला है जिनको 2 बार नोबेल मिला। 2 बार नोबेल टोटल कुल मिला के 4 लोगों को मिल चुका है। फ्रेडरिक सेंगर को मिल चुका है, लिनस पॉलिंग को मिल चुका है, उसके अलावा जॉन बार्डीन को और मैरी क्यूरी को। ये सारे आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, मैरी क्यूरी का नाम जरूर याद रखिएगा कि अकेली महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल मिला है। नोबेल हम लोग समझते हैं नॉर्मली डिस्कशन में यही आता है ना कि अपने फील्ड की पराकाष्ठा, बड़े बड़े साइंटिस्ट पूरी जिंदगी निकाल देते हैं कि नोबेल शिक्षा, नोबेल जब इनको मिल रहा है तो मतलब इनका काम सराहा जा रहा है पूरी। मैडम क्यूरी को यह अवार्ड 2 बार मिला है, समझ सकते हैं आप कितने ज़्यादा काबिल होगी। आगे अगर बात की जाए, अपना आज का अगला टॉपिक प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव अपना हेडिंग डाल लीजिएगा। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? इसके अंदर इंडियन आर्मी और यूएसआई का एक कंबाइंड एक स्टेप है, एक इनका एक इनिशिएटिव है। क्या है ये? भारतीय सेना प्लस यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, इंडिया में ही है, इसके द्वारा है। तो भारतीय सेना, अपने नोट्स में पॉइंट फॉर्म में नोट करते जाइएगा, भारतीय सेना प्लस यूएसआई, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, इनका एक कंबाइंड एफर्ट है, इन्होंने चालू किया है। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं। प्रोजेक्ट उद्भव के अंदर भारतीय सेना ये चाहती है स्टेट क्राफ्ट, राजनीति, रणनीति, कूटनीति, इन सारे जो एरियाज हैं इनके अंदर भारत की जो प्राचीन ट्रेडिशनल विरासत में मिली हुई नॉलेज है उसका उपयोग किया जाए। इतिहास अपने आप को दोहराता, रिपीट्स इटसेल्फ। ये बात लोगों को समझ आ जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं आई हुई है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पढ़ी अपने चैनल पे, देखिएगा, आपको दिखेगा बहुत सी बार ऐसे एनेक्डोट्स आपको रिपीट तो होती है।
आज जो लोगों की समस्याएं हैं, आज जिस तरह के समाज में, जैसी राजनीति में, जैसे शासन प्रशासन में हम जी रहे हैं, समस्याएं क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की समस्या है? प्राचीन काल में नहीं होती थी। पड़ोस से समस्या है कि वहां से आतंकवाद आ रहा है, पहले नहीं होती थी, ये भी थी। अलेक्जेंडर आक्रमण करने आ गया पड़ोस में, मौर्यों को दिक्कत थी, हिंदुओं के समय आया था, बाद में मौर्यों ने आगे तक डील किया उससे। बात यह है कि ये पड़ोसी, विदेश संबंध, घर के अंदर राजनीति, ये सारी चीजें पहले भी होती थी। पहले भी शासन प्रशासन चला करते थे, बड़े शानदार तरीके से चला। तो 300 सालों तक किसी राजा के, एक राजवंश के शासन चल जाया करते थे, तो मतलब कुछ नीतियां होगी उनके पास। तो अपना जो प्रोजेक्ट उद्भव है, ये उसी पे फोकस कर रहा है। मैं अपने सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की कि पुरानी जो भी अपने पास नॉलेज है, उसका उपयोग करके हम एक नया रास्ता निकालें, नई नीतियां निर्धारित करें, और उन नीतियों में लोग अपना पुराना ट्रेडिशनल विरासत में मिला हुआ नॉलेज यूज करें। क्या है ये? टू रीडिस्कवर द इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेटक्राफ्ट। स्टेटक्राफ्ट, राजनीति, स्ट्रेटेजिक थॉट्स, रणनीति, डिराइव्ड फ्रॉम एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स, प्राचीन भारतीय ग्रंथों से निकली हुई नॉलेज से, उस ज्ञान से हम लोग अपनी राजनीति और कूटनीति डिसाइड करें। स्टेटक्राफ्ट, वॉरक्राफ्ट, डिप्लोमेसी, सारे शब्दों का मतलब एक ही है। क्या है ये शब्द? राजनीति, युद्ध नीति, डिप्लोमेसी, राजनयिक संबंध। तो इन सारी चीजों के अंदर हम लोग अपने पुराने उसूलों का उपयोग करें और फिर एक नई नीति तैयार। इंडियन आर्मी इसके लिए यूएसआई के साथ मिलके काम कर रही है। इट फोकसेस ऑन इंडिजिनियस मिलिट्री सिस्टम्स, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, रीजनल टेक्स्ट एंड किंगडम्स। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने पॉइंट फॉर्म के नोट्स के अंदर ये बस एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट उद्भव में भारतीय सेना और यूएसआई द्वारा चलाए गए। ये यूएसआई भारत का इंस्टीट्यूट है, यूएस का नहीं है, फालतू में गलत मत करना। यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट उद्भव चलाया है। इस प्रोजेक्ट उद्भव में एक पॉइंट आप ये नोट करेंगे, अगला पॉइंट एक नोट कर लो, किस लिए है कि विरासत में मिले ऐतिहासिक ज्ञान से रणनीति / कूटनीति निर्धारण। पॉइंट फॉर्म में आप ये नोट्स बनाते रहे। ये पॉइंट्स आपको मैंने 2 लिख दिए, इन्हीं को अपने नोट्स के अंदर सिंपल बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिखिएगा। सिंपल प्रोजेक्ट उद्भव था, पेपर के अंदर सीधे के सीधे आपको 2 या 3 मार्क के ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिस भी एग्जाम के आप तैयार। याद रखिएगा इसे। इसके अंदर अब बेसिकली एग्जांपल की अगर बात करें, जो मैं चीज आपको बोल रहा था कि राजा महाराजाओं के किसी राजवंश 200 200 300 300 सालों तक चले। मौर्यों के समय कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो चीजें पढ़ाई थी, जो बताई थी मौर्यों का प्रशासन सही से चलाने के लिए, वो आज तक हमारे मैनेजमेंट स्टडीज में पढ़ी जाती है। पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी है वो पढ़ते हैं कौटिल्य को थिंकर के रूप में, चाणक्य भी बोला जाता है इन्हें, एक थिंकर के रूप में, एक राजनीतिक चिंतक के रूप में इनको पढ़ा जाता है। ये बहुत से सिद्धांत, जैसे कि एक एग्जांपल आपको साथ में दे देता हूँ, सप्तांग सिद्धांत, ये नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा एक अपने साथ में। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? कौटिल्य ने दिया था। मौर्यों के शासनकाल के दौरान कौटिल्य ने एक सप्तांग सिद्धांत दिया था, जिसमें एक राज्य के 7 अंग कौटिल्य ने बता दिए थे। ये 7 अंग कौन कौन से होते हैं? 7 अंग इसमें अलग अलग बता दिए गए थे, जैसे कि एक स्टेट होगा, राज्य जिसको बोलते हैं, इसके अलावा अमात्य, मंत्री होगा। ये 7 के नाम आपको बता ही देता हूं फिर मैं। राज्य होगा, उसके अलावा मंत्री, जन, कोष, दंड, दुर्ग, मित्र। ये 7 एलिमेंट्स थे एक राज्य के, जो एक राज्य को प्रभावशाली ढंग से बनाने में सहयोग करेंगे। इन 7 से मिलकर, अब एक्स्ट्रा नॉलेज है, कहीं से मिले तो बटोर लेनी चाहिए। राज्य, मंत्री, जन, कोष, दंड, दुर्ग और मित्र। राज्य से यहां पर मतलब राज्य के राजा से था, जिसको स्वामी बोला जाता था। कौटिल्य ने इसे स्वामी बोला था। तो ये अलग अलग 7 एलिमेंट्स थे स्टेट के, जो कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में। मित्र जो बोला गया, ये पड़ोसियों को बोला जा रहा है कि पड़ोस में आपकी मित्रता होनी चाहिए, जिससे कोई भी दुश्मन जब अटैक करने आए तो आपके पड़ोसी आपके साथ। इस तरह की वॉर स्ट्रेटजीज बनाया करता था, आज भी यूज होती है। भारत क्यों नेपाल भूटान से रिलेशन अच्छे रखता है? चाइना के साथ बात बिगड़ेगी तो काम आते हैं। क्या काम आता है? पानी के अंदर
ये सारे छोटे स्टेट्स हैं जिनको भारत भरपूर सहायता कर, अफगानिस्तान में अच्छा खासा भारत डेवलपमेंट करवा, क्यों करवाता है कि पड़ोस के अंदर अगर कोई छोटा स्टेट आपके है तो उसके साथ आप अपना पूरा सहयोग रखेंगे। चाणक्य की वापस ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत जो है कि आपको यहाँ पे दिखते हैं, ये मित्र का रोल दिखता है। कुल मिला के यही कहानी थी। प्रोजेक्ट उद्भव हमने देखा। अगला पॉइंट ऑपरेशन कच्छाप। ये ऑपरेशन कच्छाप क्या है, एक ऑपरेशन कच्छप नोट कर लीजिएगा, साथ में हेडिंग डालते रहिएगा। ऑपरेशन कच्छप नाम से स्पष्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, कछुओं को प्रोटेक्शन देने से, कछुओं के संरक्षण से संबंधित, कछुओं की स्मगलिंग रोकने के लिए, यस, कछुओं की जो इलीगल स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए। तो नोट कर लीजिएगा अपने साथ साथ पॉइंट फॉर्म में। इधर मैंने ये लिखा हुआ है कि किसने चलाया है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का ये प्रोग्राम है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI शॉर्ट में इसको लिखा जाता है। इसलिए है टू कॉम्बैट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट। तो कोई इंग्लिश में नोट बना रहा है तो ये पॉइंट फॉर्म में नोट कर लीजिए, हिंदी के अंदर नोट करते रहिएगा अपना ऑपरेशन कच्छप। इसमें अपना एक पॉइंट फॉर्म के अंदर ये नोट कर लीजिएगा नाम, जो पॉइंट्स आपको मैं अभी बता रहा हूँ। एक पॉइंट तो इसके अंदर यही याद रखिएगा, किसके द्वारा चलाया गया है, DRI, DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो DRI द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक, याद रखेंगे। उसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है क्या ये ऑपरेशन कच्छप, कि कछुओं की स्मगलिंग रोकने हेतु, कछुओं की स्मगलिंग रोकने हेतु ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कछुओं की प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, DRI चला रहा है ऑपरेशन कच्छप इसका। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब ऑपरेशन कच्छप कछुओं को बचाने के लिए है तो इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस किस विभाग के अंदर आएगा, बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, बहुत बार पेपर में ऐसे रिपीट होते हैं। ये ऑपरेशन कच्छप कौन से मंत्रालय के अधीन चल रहा है, आप तो याद करके गए थे DRI चला रहा है, फिर वहां पे जाके पेपर के हिसाब से आप सोचोगे कि हाँ दिमाग लगा लेते हैं, चलो DRI चला रहा है, कछुओं को संभालने का मंत्रालय, कछुओं को संभालने का काम है, कछुओं की स्मगलिंग रोकने का आप याद करके गए थे प्रोजेक्ट उद्भव, अपना कच्छप, ऑपरेशन कच्छप। आपको ऑप्शन में मिला हुआ था उधर वित्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कोई और गृह मंत्रालय, और कोई इनमें से कोई नहीं। आप जाके उधर पर्यावरण मंत्रालय मार देते हो कि पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये चला रहा है DRI। DRI किसके अधीन आता है, नाम में देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है ये, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। रेवेन्यू मतलब राजस्व, राजस्व मतलब टैक्स का पैसा, पैसा मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के अधीन है, ये गलती मत कीजिएगा। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वित्त मंत्रालय के अधीन है, CBIC डिपार्टमेंट के अंदर आती है, और CBIC डिपार्टमेंट के अंदर भी, ये CBIC का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी एपेक्स एजेंसी यानी उच्चतम एजेंसी है DRI स्मगलिंग को रोकने की वजह से। क्यों, आप देखो जो लॉजिक क्या है इसके पीछे का, स्मगलिंग से जो पैसा जनरेट होता है वो ब्लैक मनी में, यहाँ से स्मगलिंग को रोककर DRI पैसा ही जनरेट कर रहा है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है। याद रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स में आपको फंसाया जाता है कि आपको ये सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे कि ऑपरेशन कच्छप आप पढ़ के गए थे और आपको नाम दे दिया बस कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आता है, DRI द्वारा करा जा रहा है, और ये जो DRI है ये एक फैक्ट और नोट कर लीजिएगा, DRI वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, वित्त मंत्रालय के अधीन, वित्त मंत्रालय के अधीन DRI आता है। आगे बात करते हैं, एक और स्पेशल एक फैक्ट मैंने इधर लिखा है, एक पिछले साल एक न्यूज में करंट अफेयर में था ये, ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी नोट कर लीजिएगा इसे। ऑपरेशन ओलिविया क्या था, ये एक अलग से फैक्ट बना के, नोट बना के लिख लीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी। ऑपरेशन ओलिविया कई बार पिछले 1-2 सालों के जो करंट है वो आपको पूछ लिए जाते हैं। तो ऑपरेशन ओलिविया वापस कछुओं के संरक्षण से संबंधित था, लेकिन ये वाला चलाया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा, ICGS, भारतीय तटरक्षक बल ने इसको चलाया था।
इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज, नोट कर लीजिएगा ये। ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया को किसने चलाया था? आईसीजीएस, इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया था। कछुओं की, ओलिव रिडली नाम के जो टर्टल्स हैं, इन टर्टल्स की एक नस्ल है ये कछुओं की, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया। होपफुली याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अपना आज का ये जो लास्ट टॉपिक है, मॉस्को फॉर्मेट 2023। पेपर में बड़ा ये ट्रेंड जब भी एनालिसिस करते हैं हम, एक चीज देखी जाती है कि आजकल ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल समिट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यूज में रही, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको यूएन का ही भर भर के पूछेंगे। जो छोटे लेवल पे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है कि जो एक से ज्यादा देश आ गए, इकट्ठे हो गए, अपना एक ग्रुपिंग बना रहे हैं, उनके ऊपर। मॉस्को फॉर्मेट 2023 क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक तो रशिया का कुछ खेल होगा, मॉस्को है नाम में, तो रूस तो इन्वॉल्व है ही, उसी की पंचायत चल रही होगी कुछ। रूस के लिए एक बड़ा इशू है। रूस और अमेरिका ट्रेडिशनली दुनिया के दो धड़े रहे हैं। 1990 के दशक में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, उसके बाद से रूस की औकात खत्म हो गई थी, उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं रही। दुनिया अमेरिका के पक्ष में ज्यादा होगी कि अमेरिका एक दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देश बन चुका। तो ये बात तो थी पहले की, लेकिन रूस ने क्या हमेशा से ये छोड़ दी ये चीज। लेकिन रूस, बात वो है कि रूस अपने आस पड़ोस के एरियाज में अपना एक प्रभाव दिखाने की कोशिश में रहता है। वही चीज है कि यहाँ पर अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस, उनका हस्तक्षेप रशिया का मॉस्को फॉर्मेट 2023 के थ्रू। अफगानिस्तान में शांति की स्थापना के लिए रशिया आस पड़ोस के देशों के साथ एक गुटबाजी कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। मॉस्को फॉर्मेट ये 2023 की इसकी मीटिंग हुई। इसमें इस बार पार्टिसिपेशन किसने किया? रूस। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया कि रूस के नेतृत्व में ही हो रहा है ये। रूस रहा था, इंडिया गया था, चाइना गया था, ईरान गया, पाकिस्तान गया, पड़ोस में है। मैं आपको अभी अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा, ये याद करने का तरीका बताऊंगा कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, याद रखेंगे अपने, इसको तरीका बता दूंगा। इंडिया, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है। उसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बोला जाता है इनको, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मध्य एशिया के देश। ये 4 देश मध्य एशिया वाले, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। करा इन्होंने बार की समिट में पार्टिसिपेट। अफगानिस्तान नहीं है, खुद अफगानिस्तान नहीं है कहीं भी। एक जो डिक्लेरेशन निकल के आई वो थी कजान डिक्लेरेशन, तो अपने नोट्स बनाते रहिएगा। उसके अंदर मॉस्को फॉर्मेट 2023 हेडिंग डाल लेंगे आप, साथ में एक नोट डाल लीजिएगा कि प्रतिभागी देश कौन से थे। तो बस एक अपना पॉइंट नोट कर लीजिएगा, प्रतिभागी देश जिन्होंने भाग लिया, नाम लिख लीजिएगा साथ में। ये रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स हैं कई, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक उज्बेकिस्तान। इनके नाम लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा अगर आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, पॉज कर लीजिए और नाम लिख लीजिए पहले ही। आगे बढ़ते हैं बाकी। कजान डिक्लेरेशन, ये कजान डिक्लेरेशन भी अपने साथ नोट कर लीजिएगा। कजान घोषणा या कजान डिक्लेरेशन इसके अंदर हुई। आपको ये घोषणा के अंदर क्या था वो याद रखने की जरूरत नहीं, बता दूंगा पर याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि कजान घोषणा किससे संबंधित है, कजान डिक्लेरेशन रिलेटेड है किससे? मॉस्को फॉर्मेट 2023 से। कजान रशिया का एक शहर है, इसी के नाम पे ये कजान डिक्लेरेशन दी गई। इसके अंदर किया क्या गया, इन्होंने बस सिंपल पॉइंट्स में बोल दिया, क्योंकि अफगानिस्तान के भले के लिए करना चाह रहे हैं ये मीटिंग। तो टू क्रिएट कंडीशंस दैट विल इंप्रूव द वेलबींग ऑफ द अफगान पीपल, अफगानिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाए कि जहां पे चीजें थोड़ी सही हो जाए। अफगानिस्तान बड़ा डिस्टर्ब्ड नेशन है अभी। टू प्रोवाइड इक्वल राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड जस्टिस विदाउट डिस्टिंक्शंस एज टू जेंडर, एथनिसिटी और रिलीजन। तालिबान का राज चल रहा है वहां पर। तालिबान का राज है, थोड़ा अन्यायपूर्ण राज है, महिलाओं के ऊपर बहुत सी बंदिशें हैं, समाज में धर्म के नाम पर भी बंदिशें हैं। तो थोड़ा सा एक समाज में सौहार्द का माहौल लाया जाए, इस तरह की डिक्लेरेशन कजान के अंदर की गई। इस कजान डिक्लेरेशन में किया गया, घोषणा की गई। एक पॉइंट और दिया गया, टू प्रिवेंट फर्दर माइग्रेशन एंड इनेबल द रिटर्न ऑफ रिफ्यूजीज। जो शरणार्थी हैं जो अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, उनका वापस सेफ पैसेज वापस दिया जाए, उनको वापस सुरक्षित तरीके से वापस पहुंचाए। घोषणाएं तो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए आप बस एक शब्द में इसको लिख सकते हैं। बस इतना जरूर याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट अपने नोट्स में रखिएगा पॉइंट फॉर्म में। पार्टिसिपेंट नेशंस कौन कौन से हैं यहाँ पे? ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है,
उसके अलावा रशिया खुद तो था ही, चाइना भी है, और जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है जो इसमें भाग ले रहे हैं। कजान डिक्लेरेशन याद रखेंगे आप इसी से संबंधित। अब आपको थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री में ले चलता हूँ। ये जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म ये बनाया गया, मॉस्को डिक्लेरेशन या मॉस्को फॉर्मेट माफ कीजिएगा, ये नाम है, ये पूरा डिक्लेरेशन तो कजान वाली थी। मॉस्को फॉर्मेट बनाया गया 2017 में। तो 2017 में बनाया गया और 6 पार्टीज थी। तो अपने नोट्स के अंदर एक उसी हेडिंग के अंदर जो मॉस्को फॉर्मेट चल रहा है उसमें एक साइड में अपना सब पॉइंट बना लीजिए कि मॉस्को फॉर्मेट 2017 में बना। अलग अलग पॉइंट्स इसके बारे में नोट करते रहिएगा। सबसे पहला आप नोट करेंगे 2017 में बना, ठीक है। एक पॉइंट और नोट करोगे इसमें कि मूल रूप से, वास्तविक रूप से, या जो शुरू में ओरिजिनली इसमें मूल रूप से 6 सदस्य थे। मूल रूप से 6 सदस्य थे। कौन कौन से? रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, चीन और पाकिस्तान, which later expanded with the inclusion of more countries। ओरिजिनली सिर्फ ये 6 थे, बाद में और देश शामिल हो गए इसमें। तो हमें मूल रूप से कौन से देश शामिल थे वो याद रखना है। ये जो मूल रूप से ये देश शामिल थे, यही सारे के सारे आपको आगे उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नेशंस में दिखे, लेकिन अफगानिस्तान नहीं दिखा। तो वजह बताऊंगा अभी। मैंने कहा ना मैं याद करवा के जाऊंगा, तो भाई ने बोला भाई करवा के जाएगा याद। तो देखो स्टोरी क्या है। पार्टिसिपेटरी नेशंस, पहले तो ये मैंने बताया कि 6 शुरू के फाउंडिंग मेंबर्स थे। इन 6 फाउंडिंग मेंबर्स की क्या कहानी है? दुनिया के नक्शे में आप देखोगे अफगानिस्तान, भारत की बॉर्डर भिड़ती है। एक फैक्ट आपने ज्योग्राफी में याद कर रखा होगा कि भारत की सबसे छोटी जो भूमि की बाउंड्री है वो लगती है अफगानिस्तान से। बाकी गिलगिट बाल्टिस्तान वाला पीओके वाला एरिया है, पर हमारा है, भारत का है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो आता है इसके संपर्क में। हम लोग बोलते हैं कि छोटी सी लैंड बाउंड्री अपनी लगती है अफगानिस्तान। तो इस एरिया के अंदर, ठीक है, भारत इसका अफगानिस्तान के साथ इतनी सी ये बॉर्डर लगा रहा है। ये रहा, एक अलग कलर से मैं ये मार्क कर देता हूं, आपको इधर से दिख जाएगा। ये जो अपना, ये अपना भारत वाला बॉर्डर रहा। उसके अलावा चाइना के साथ भी छोटा सा बॉर्डर लगा रहा है। इंडिया हुआ, चाइना हुआ, ऊपर की साइड से ये ताजिकिस्तान का बॉर्डर आ रहा है, उज्बेकिस्तान आ रहा है, तुर्कमेनिस्तान आ रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक कहानी बोल रहा था कि पहले दुनिया 2 धड़ों में थी, एक अमेरिका का धड़ा, एक रूस का। 1990 के दशक में रूस टूट गया। पहले रूस जो था, सोवियत रूस, बड़ा सोवियत रूस, उसका विघटन हो गया। ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आप देखते हो, ये ऊपर के देश सारे उसी विघटन से बने थे। तो ओरिजिनली रूस की बाउंड्री लगती थी अफगानिस्तान से। आज दुनिया के नक्शे में देखोगे रूस की बाउंड्री नहीं लगती। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, अपने नोट्स के अंदर कहीं पर नोट कर लीजिएगा, एक लाइन नोट कर लीजिएगा, रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। ये ध्यान रखिएगा ये बात। रूस इतना ज्यादा इंटरेस्टेड तो है अफगानिस्तान में, लेकिन इसकी डायरेक्ट बाउंड्री अभी नहीं लगती है। याद रखिएगा, रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती, ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट। उसके अलावा एक और पॉइंट आपको मैं जो बोल रहा था कि आपको ये सारे के सारे इनके अफगानिस्तान के पड़ोसी देखोगे, आपको याद हो जाएंगे कि कौन कौन से नेशन हैं। फॉर्मेट, मॉस्को फॉर्मेट जो है, इसके ओरिजिनल देश कौन से थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे? उनमें एक तो खुद अफगानिस्तान रहेगा, रशिया जो यहाँ पे इनकी जगह पे, ये रशिया एग्जांपल आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया ये सारे देश रशिया से ही टूट के बने थे। तो रशिया डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है, फिर भी रशिया इन्वॉल्व। और उसके अलावा जो भी और बाकी के इनके बाउंड्री के देश हैं, जैसे ईरान है, उधर इंडिया की बात करके आया मैं, एक इधर पाकिस्तान और हो गया। तो ये सारे के सारे मूल रूप से ये 6 सदस्य थे। कौन कौन से? पाकिस्तान, ईरान, रशिया, इंडिया और ये इधर चाइना और खुद एक अफगानिस्तान। ये टोटल हो गए 6। इन 6 के नाम याद रखिएगा। 2017 में मूल रूप से ये 6 सदस्य थे जिन्होंने इस मॉस्को फॉर्मेट की शुरुआत की। बहुत टाइम लेकर मैंने ये बीच की संरचना बताई है। जरूरी ऐसे है कि आप जब एक बेस के अंदर नींव पर टाइम देते हो, तो आगे जाके आगे से आप जब भी सुनोगे, अब हर साल ये करंट अफेयर में रहेगा ये न्यूज़, मॉस्को फॉर्मेट हर साल कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि इनकी मीटिंग हो रही है। आपके पास एक दिमाग में क्लैरिटी होनी कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है अफगानिस्तान में, रशिया क्यों चाहता है,
अमेरिका की सेनाएं अभी पीछे, डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया था अपनी सेनाओं को वापस, अपनी जो इनके बहुत सालों से इनकी मिलिट्री इधर अफगानिस्तान में थी तो वापस खींचा। शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, नहीं कर पाई। अमेरिका के खुद के सैनिक मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में आज तालिबान का रूल है, तालिबान का शासन है। तालिबान का शासन है उस समय पर। देखो ये कहानी है कि ओरिजिनली इसमें अफगानिस्तान था, लेकिन उस समय पे जब ये बना था तब अफगानिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी। भारत भी सहयोग कर रहा था बहुत अच्छे से। भारत ने उनकी संसद बना के दी थी, ताकि वो संसद बाद में तोड़ दी थी अफगानिस्तान के अंदर, तालिबानियों द्वारा बम विस्फोट से उड़ा दिया गया था उस संसद को। पर कुल मिला के बात यह है कि भारत ने अपनी तरफ से एफर्ट दिए थे। अफगानिस्तान के साथ हिस्ट्री ऐसी ही रही है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने 2021 में टेक ओवर कर लिया कि 2021 से तालिबान का कब्जा हो चुका था अफगानिस्तान पे। नोट बना के कहीं लिख लेना अपने नोट्स के अंदर कि 2021 में तालिबान पर 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का राज चालू हुआ। तालिबान का राज चालू हो गया। जब 2021 में ये लोग आ गए तो 2021 वाली जो समिट थी उसके अंदर पार्ट लेने आए थे। तालिबान अटेंडेड द मीटिंग इन 2021, लेकिन 2022 की मीटिंग में या 2023 वाली जो अभी हुई है उनके अंदर तालिबान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कुल मिला के बात यह है कि मॉस्को फॉर्मेट का एक सदस्य अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और जो है अफगानिस्तान अब नहीं कर रहा। ये अपनी आज की मोटी यही क्लास थी। आज अपना पहला लेक्चर था, मेरे को पढ़ा के मज़ा आया। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रेपरेशन का। प्रेपरेशन को सही ढंग से चलाने के लिए इंग्लिश मीडियम, ताकि सारे जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो सके। इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर फालतू में अपने को, मतलब देखो हिंदी लैंग्वेज से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि जो मटेरियल अपने को मिल रहा है उन सोर्सेज के ऊपर कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम कैप्चर कर पाएँ, इसलिए इंग्लिश को चुना जाए। बाकी हिंदी के अंदर आपको नोट्स मिलते रहेंगे, बीच बीच में मैंने ये सारा लिखा हुआ है, इसमें हिंदी में लिखे हुए हैं पूरे पॉइंट फॉर्म के नोट्स अपने। जो कोई पीछे रह गया हो कोई पॉइंट आपका, वो नोट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस चैनल पे, 60 क्लासेस नोहर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ज्वाइन करिएगा। लेक्चर की पीडीएफ जैसे ही आप ये लेक्चर देख रहे हैं आपको मिल जाएगी, और इसी तरह से ये मार्क जो मैंने हिंदी के अंदर लिखा है सब कुछ, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। आपको मैंने शुरू में एक हिदायत दी थी कि अपने नोट्स पॉइंट फॉर्म में बनाते रहिएगा। एक ही नोटबुक के अंदर आपके सारे ये करंट अफेयर के नोट्स चलने चाहिए। पॉइंट फॉर्म में आपके नोट्स रहेंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए रिवीजन के समय तो जाके आप इस पीडीएफ को रेफर कीजिए। पीडीएफ आपके फ़ोन में सेव रहेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी रहेगी। इसके अलावा हमारी ऐप, जिसका आपको बार बार एक पॉप आउट दिख रहा होगा बीच में, 60 क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप है, हमारे लोगों के साथ आप देख सकते हो उधर। तो उस एंड्रॉयड ऐप पर भी आपको ये वीडियो लेक्चर्स, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स या इससे जुड़ी हुई पीडीएफ उधर मिल जाएगी। पीडीएफ जो होगी इसी नाम से होगी, जैसे आज 4 अक्टूबर है तो 4 अक्टूबर स्पॉटलाइट पीडीएफ के नाम से आपको ये पीडीएफ उधर टेलीग्राम चैनल पर दिख जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप जाके और एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सी क्विज मिलेगी, पीछे के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर दे सकते हैं आप, या उसके अलावा बहुत सी चीज़ें और स्टडी नोट्स होंगे, और भी बहुत सारी पेपर के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से एक टीम पूरी आपके लिए काम कर रही है, उस टीम का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 शार्प। वी विल बी बैक विद यू।